नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें रखे गए उपचारात्मक शिक्षण चुनौती और कौशल। इसमें अधिगम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए परमा एजुकेशन चैनल को, और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आप लोगों को मजा आने वाला है क्योंकि प्रश्न एकदम बहुत ही अच्छे से रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है जो उपचार दिया जाता है बालकों को। यहाँ पे देखिए उपचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य है बालकों से, ठीक है। बालकों से जो उपचार दिया जाता है बालकों को वो किस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे समय और अवधि पर, तीसरा कह रहा है समस्याओं के कारणों का सही पहचान पत्र, और यहाँ पे चौथा कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए बालक की कठिनाई को जानकर उसकी पहचान करने के बाद जो उपचार दिया जाता है, ठीक है, उसे आप सफलता के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा ऑप्शन ये कह रहा है कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर, यानी जो उनका ज्ञान है उसके आधार पर उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देनी चाहिए। दूसरा कह रहा है समय और अवधि पर, यानी किस समय में क्या पढ़ाया जा रहा है उसके अंतर्गत ही उनको उपचार देना। और तीसरा कह रहा है समस्याओं, यानी कि जो समस्या है उनके कारण जो है उसकी पहचान करके तो उसे उपचार देना। और चौथा कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, यानी जो सामग्री उन्हें प्रस्तुत की जा रही है पढ़ाने के तरीकों पे उसका उपचार करना। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे पे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। देखिए एक जो भाषा होता है, हिंदी भाषा होता है, जो भाषा का शिक्षक होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। पहला करा कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, दूसरा करा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, और तीसरा करा है भाषा संसाधनों का अभाव, और चौथा करा है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। एक शिक्षक जो होता है, भाषा शिक्षक जो होता है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। और सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे ही भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किस प्रकार से बालकों को सिखाया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे जल्दी से बताइए कि दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो दूसरे का जो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित। देखिए कक्षा में जो होता है बहुभाषिक कक्षा से, यानी जो बालक होते हैं अलग अलग संस्कृति, धर्म, जाति और उनकी भाषा अलग अलग होती है। तो उनका जो भाषा होता है एक शिक्षक के तौर पे आप देखते हैं कि बहुत ही बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आपको अपने भाषा में प्रयोग करना है, ठीक है, अपने भाषा में उन्हें सिखाना है। तो उन सभी की भाषाएं जो हैं उनको महत्व देते हुए उनको एकीकृत करके सिखाना है, ठीक है, अपने भाषा में, ठीक है। एक शिक्षक की अलग भाषा होती है, ठीक है, जो बालकों के भाषा से अलग होती है, लेकिन उनको महत्व दिया जाना चाहिए उनकी भाषाओं को। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति। क्योंकि कक्षा में जो होते हैं बालक अलग अलग धर्म, जाति और उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, संस्कृति होती हैं, ये शिक्षक के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो उसे किस प्रकार से संयोजित करना है ये सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कर रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। देखिए जो अभिव्यक्तात्मक कौशल जो होते हैं, यानी व्यक्त करने की जो कौशल है वो कौन है। पहला यहाँ पे कर रहा है सुनना बोलना, दूसरा कर रहा है बोलना लिखना, तीसरा कर रहा है कि पढ़ना लिखना, और चौथा कर रहा है कि सुनना पढ़ना। तो राइट आंसर तीसरे का हमारा क्या होगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर तीसरे का हमारा क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ये पूछा है अभिव्यक्तात्मक, यानी व्यक्त करने की कौशल है, ठीक है, कौन सा है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे का वो दूसरे पे जाएगा, ठीक है, बोलना और लिखना, ठीक है। ये देखिए प्राथमिक स्तर पे जो बालक होता है उसे बोलने में क्या करना है, कौशल, उसे उसे अधिगम प्राप्त कराना है, ठीक है, सिखाना है कि किस प्रकार से वो बोलचाल की भाषा सीख सके। और लिखना, आप लोगों को पता होगा कि प्राथमिक स्तर पे जो 1 से मुख्यतः 2 की क्लास होती है उसमें बालकों को क्या किया जाता है, आपके द्वारा जो शिक्षक होता है उसके द्वारा क्या किया, अधिकतर उन्हें बोलने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। और लिखना, आप बोलते हैं तो अधिक से अधिक लिखने का प्रयास कराया जाता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा कितने लोगों का सही होता है। देखिए कह रहा है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, जो भाषा सीखी जाती है कोई भी भाषा हो, जो त्रुटियां होती हैं बालक के द्वारा उन्हें उसे किस प्रकार से आप देखते हैं। पहला कह रहा है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे कठोरता यानी देखिए कठोर नियम, कठोर रवैया अपनाने की बात कर रहा है। तो ये देखिए गलत हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमारा
दूसरा कि उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, यानी जो उनकी कठिनाई है, ठीक है, जो त्रुटियां उसे दूर करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बात कर रहा है हमारा यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि वे बच्चों की त्रुटियां की ओर संकेत कर, देखिए त्रुटि कर रहा है तो संकेत तो करेगा ही। और यहाँ पे चौथा हमारा ये कर रहा है कि वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होती रहती है, होने लगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समय के साथ दूर होने लगती है, नहीं, बालक जो होता है या फिर व्यक्ति जो होता है समय के साथ साथ जब भी कोई कार्य सीखता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां आती हैं, एक बार में ही उसको नहीं कर पाता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बालक हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, चाहे पौढ़ावस्था में हो, तो कुछ ना तो कुछ त्रुटियां करेगा पहले बार में सीखने में, पहली ही बार में कोई नहीं सीख लेता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे का चौथा जाएगा, ठीक है, चौथा जाएगा यहाँ पे स्वाभाविक हिस्सा, प्रक्रिया का एक स्वाभाविक, यानी सीखने की क्या है, एक यहाँ पे स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, बालक जो होता है सीखने के बाद उसे दूर कर लेता है कठिनाई को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। इसमें भाषा सीखने की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर तो होती रहती है, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो अग्रसर प्रक्रिया है। बालक जितना अधिक सीखेगा, प्रयास करेगा, उतना ही उसकी त्रुटियां दूर होगी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पाँचवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पाँचवां। देखिए पाँचवां यह कह रहा है कि पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि जो पढ़ना कौशल है, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें से बात क्या है, पढ़ने की, तो पढ़ना कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला करा है कि शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, दूसरा करा केवल अक्षर पहचान, तीसरा करा है तेज गति से पढ़ना, और चौथा करा है कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो पाँचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए पढ़ने की बात किया है, ठीक है, न तो बोलने की बात किया है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए लिखने की बात भी नहीं किया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और देखिए लिखने से संबंधित वाक्यों की शुद्धि उच्चारित करना, यहाँ पे देखिए बोलने से तात्पर्य ये भी है। अब देखिए बचा हमारा कौन, यहाँ पे चौथा बचा, तो पढ़ना, यानी पढ़ रहा है बालक तो संदर्भ का अर्थ सहित ग्रहण करेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, पठन कौशल में तेज गति से पढ़ना, अक्षर पहचानना तथा शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ठीक है, उच्चारित करना अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाए, यानी जो अर्थ आप जो शब्द पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण करना और उसे जानना कि इसका अर्थ क्या होता है, सबसे उपयुक्त तरीका है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, देखिए जो लिखित कार्य की जांच होती है, जो परीक्षाएं होती हैं, जो बालक का टेस्ट लिया जाता है, उसमें जांच करने के लिए बच्चों की सहभागिता या फिर सहायता ली जाती है। तो उससे क्या होता है, पहला कह रहा है कि केवल पाठन या पठन कौशल का अभ्यास होता है, दूसरा कह रहा है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाता है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है बच्चों को दूर के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन की क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, और चौथा कह रहा है बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि छठे का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए छठे का राइट आंसर जो जाएगा, न तो हमारा पहला जाएगा, न तो दूसरा, न तो चौथा, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, बालक जो लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरे के हस्तलिखित सामग्रियों के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास होता है, ठीक है, विकास होता है, जिससे बालक क्या करता है, दूसरों के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलेगा, तब वो उसकी कमियों और अच्छाइयों को जान सकेगा, और उसमें क्या कमी है उसे जानकर अवलोकन करके उसे अपने अनुसार ढालने का प्रयास करेगा कि हम ऐसी गलती न करें। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे आप लोग देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है आठवें का, ठीक है, सातवें का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे करा है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने का तरीका होता है, ठीक है, जो पाठ पढ़ा जाता है बच्चों से प्रश्न बनवाने में क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला करा है हमारा कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरा करा है शिक्षकों या जानने का, यानी शिक्षकों को, यहाँ पे देखिए शिक्षकों को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझाया। और यहाँ पे तीसरा करा है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, और चौथा करा है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिए करा है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने, यानी बच्चों से प्रश्न बनवाने की बात कर रहा है पाठ पढ़ने के बाद। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, शिक्षकों
को जानने का, यहाँ पे देखिए शिक्षकों को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। देखिए अगर आप प्रश्न बच्चों से बनवाने का कार्य कराएंगे तो उसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उस प्रश्न को बनाने से पहले एक बार सोचेंगे कि कोई त्रुटियां तो नहीं है, ठीक है, तो वो गहराई से जांच समझ करेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। देखिए ये पाठ पढ़कर बच्चों में प्रश्न बनवाने से शिक्षक को ये पता जानने का अवसर तो मिलता ही है कि कितनी गहराई से वो जान रहा है, लेकिन इसके अनुसार बालक में चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। तो राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं 8वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे गलत मत करिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए 8वां प्रश्न ये करा है कि किसी भाषा, यहाँ पे किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। यहाँ पे देखिए तर्क उचित नहीं, यानी आपका विचार उचित नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला ये करा है हमारा कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलना चाहिए। जो भाषा सीखना है, सुनना है, उसका परिवेश बच्चों को मिलना चाहिए। और दूसरा करा है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, ठीक है। और तीसरा करा है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और चौथा करा है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए 8वें का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है, पहला करा है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सही बात है कि अगर कहानी आप सुनाएंगे तो बच्चे एकाग्रित होकर उस कहानी को सुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। ये भी सही है, लेकिन क्या है कि कौन सा बालक, देखिए यहाँ पे देखिए प्राथमिक कहानी कथन का जब प्रयोग करेंगे, प्राथमिक से लेकर उच्च बालकों की कथन यहाँ पे श्रेणी में रखेंगे, लेकिन आप कहानी जो निर्माण करेंगे अपने अनुसार करेंगे, तो इसमें क्या होता है दोनों स्तर के बालकों के लिए उचित भी नहीं है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चों को शब्द भंडार के विकास का, देखिए उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं जिससे बालक क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है, उसे अपने किरदार में ढाल लेता है। और चौथा यहाँ पे करा है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास। देखिए सभी बच्चों के अनुसार कल्पना शक्ति नहीं होती है। जो कक्षा 1 का बालक है, 2 का बालक है, यहाँ तक तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता है, 3 तक नहीं होता है, तीसरी क्लास तक। लेकिन यहाँ पे देखिए चौथी से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के ऊपर बालकों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा गलत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह जानना कठिन होता है, ठीक है। यह जानना सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, उचित तर्क नहीं है। जबकि भाषा जो होती है, भाषा की कक्षा जो होती है, इसी कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होता है तथा उन्हें भाषा से सुनने तथा परिवेश साथ साथ अवलोकन करने की क्षमता का भी विकास होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा है वाइगोस्की के अनुसार, यानी वाइगोस्की के अनुसार क्या है, पहला करा है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, दूसरा करा है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, और चौथा करा है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो 9वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर वाइगोस्की के अनुसार क्या है। देखिए वाइगोस्की ने कहा है भाषा अर्जित है, ठीक है, भाषा जो होती है अर्जित की जाती है। और नाम चोम्स्की महोदय ने कहा था जो भाषा होती है बालक की जन्मजात क्षमता होती है। और वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा एक अर्जित योग्यता, यानी बालक जो होता है किसी दूसरे के द्वारा भाषा सीखता है। लेकिन नाम चोम्स्की महोदय ने कहा था कि भाषा जन्मजात होती है, बालक सीखने के शुरू क्रम में ही जब पैदा होता है तभी से वो बालक क्या करता है, सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाइगोस्की के अनुसार राइट आंसर हमारा चौथा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, और इसे देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है इस प्रश्न पे। देख लेते हैं 10वां हमारा क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए बात कर रहा है पहला ऑप्शन कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, दूसरा करा है भाषा शिक्षण के केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रखता है, और तीसरा करा है भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायता होती है, और चौथा करा है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है, तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 10वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर देखिए हमारा, अगर बात किया जाए यहाँ पे बात किया जाए तो भाषा शिक्षण में संदर्भ में भाषा शिक्षण के केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, केवल कथन ये सही नहीं है, जब बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन का भी अध्यापन करना जरूरी होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा 10वां का, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, भाषा शिक्षण की केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, नहीं ये गलत होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 11वां ऑप्शन ये करा है कि एक भाषा संस्कृति पृष्ठभूमि वाली कक्षा में
भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो पहला यहाँ पे करा है कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करना। दूसरा करा है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण के नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। और तीसरा करा है कि भाषा परिवेश का निर्माण किए जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और चौथा करा है कि बच्चों में, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चों में, ठीक है, बच्चों में बात किया है कि सीखने की क्षमता का बलपूर्वक पर, यहाँ पे देखिए बलपूर्वक बात किया है, तो देखिए ये हमारा गलत हो गया, बलपूर्वक बात किया है। और यहाँ पे देखिए नियमों की बात किया है, ठीक है, अधिक अधिक नियमों प्रयोग करेंगे आप प्राथमिक स्तर पे तो बालक हताहस्त हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पुस्तकों का निर्माण, यहाँ पुस्तकों के निर्माण से नहीं होगा कुछ, ये भी गलत है। लेकिन भाषा परिवेश निर्माण, यहाँ पे देखिए परिवेश, बालक किस आधार पर सीखना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसके आधार पर अर्जन सहज स्थिति बनाए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम 12वें प्रश्न में बढ़ते हैं, लेकिन 11वें प्रश्न का थोड़ा से एक टॉपिक से उसे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 11वां प्रश्न ये कहता है कि जो एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली जो कक्षा होती है, ठीक है, जो कक्षा होती है भाषा सीखने के लिए भाषा अर्जन का परिवेश होता है, निर्माण करता है, जो बहुसांस्कृतिक होती है कक्षा, ठीक है, उसमें क्या होता है शिक्षक के लिए उनकी भाषा को क्या करना चाहिए, एक उपयोगिता के रूप में बनना चाहिए, जिससे बालक क्या होता है, बालक का यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। उनकी भाषाओं को निर्माण करने के लिए उनकी योग्यता का निर्धारित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 12वां हमारा ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण, यहाँ पे देखिए संप्रेषण परख, ठीक है, यानी भेजने, संप्रेषण का मतलब है एक दूसरे से बातचीत करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि मासिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, और दूसरा कह रहा है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, और तीसरा करा है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, और चौथा करा है बोलना कौशल पर बल देता है। तो यहाँ पे देखिए उपागम की बात किया है, तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा हमारा। इसमें क्या होता है, भाषा शिक्षण के संप्रेषक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देता है। भाषा यहाँ पे शिक्षण का संप्रेषण उपागम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक जो होती है अपने ज्ञान के प्रयोग के द्वारा क्या करता है, अपनी कुशलता को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अंतिम प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? पहला द्विभाषा, दूसरा करा है कि अनुवाद विधि, तीसरा करा है कि व्याकरण एवं अनुवाद विधि, और चौथा करा है प्रत्यक्ष विधि। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा 13वें का। देखिए 13वें का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बात क्या है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ यानी जोड़ने की बिना, यानी मध्यस्थ बनाए बिना, यानी जोड़ के बिना, जोड़े बिना, यानी एक दूसरे के परस्पर पूरक किए बिना भाषा सिखाने पर बल देती है। द्विभाषिक विधि, अनुवाद विधि, यहाँ पे करा व्याकरण अनुवाद विधि, चौथा करा प्रत्यक्ष विधि। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर इसका जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए 13वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, बालक अनुभव की प्राप्ति करेगा, और उसका ज्ञान जो होता है वो, देखिए जो बालक होता है अगर कोई वस्तु है उसे दिखा कर सिखाया जाए तो उसका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है, ठीक है। सॉरी, उसका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है, ठीक है, जिसमें वो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। और उसका मातृभाषा, यानी जो मातृभाषा मध्यस्थता जो जोड़ के पढ़ाई जाती है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक और मातृभाषा को हमेशा यहाँ पे मध्यस्थ होती है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष विधि से किसी चीज़ को दिखाया जाए, कोई भी भाषा हो, उसे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सिखाया जाए तो बालक अधिक सीखता है, ठीक है, उसका ज्ञान का निर्माण अधिक होता है, और ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। और बता दें कि नीचे आप लोगों को उत्तर दिए गए हैं, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे नए हैं, तो परमा एजुकेशन चैनल को आप क्या करिए, यूट्यूब में क्या करिए, सर्च करिए, और क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एक बार आप लोगों से फिर कहेंगे कि शेयर कर दीजिएगा, देखने के बाद ही शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से अपनी पढ़ाई तैयारी करिए। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक जो होता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।